नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इसका असर हमें कमोडिटी मार्केट्स पर भी देखने को मिला है। जहां सोने में आज रिकॉर्ड तेजी देखी गई, तो वहां चांदी और क्रूड में दबाव देखने को मिला। एमसीएक्स पर चांदी के भाव में 4% की गिरावट आई है। आगे और कितने दाम नीचे आ सकते हैं, इस पर करते हैं बातचीत। जीजेसी के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज के ओनर अखिलेश जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राइस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कोहिनूर फूड्स के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गुरनाम अरोरा। सभी का स्वागत है शो में। सबसे पहले तो सिल्वर की बात कर लेते हैं। एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं ऑलरेडी प्राइसेस पर, जहां पर लगातार हमने तेजी बनते हुए देखी थी। आज दाम थोड़ा सा हल्का होते हुए दिखाई दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं गोल्ड कॉपर के लिए तो रिलीफ, और इसीलिए गोल्ड में तो हमने रिकॉर्ड तेजी आते हुए देखी। लेकिन अब सिल्वर के लिए आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसको थोड़ा सा और इलेबरेट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स है अविनाश जी हमारे साथ बने हुए ऑलरेडी। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, हमने पहले तो सिल्वर जो भी आउटकम निकल कर आया है, क्या ये ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस रहा, पहली चीज़। दूसरा, ये सोने के लिए एक रिलीफ, कॉपर के लिए रिलीफ, लेकिन सिल्वर पे हमने एक इम्पैक्ट आते हुए देखा है। कैसे देखते हैं आप अब सिल्वर को इन डेवलपमेंट्स के बीच में? नमस्कार दीपाली जी एंड टू ऑल दी व्यूअर्स ऑफ सीएनबीसी आवाज। आपने जैसे बोला कि आपने पीछे देखा होगा जिस तरीके से गोल्ड रैली कर रहा था, उस हिसाब से सिल्वर उसको पीछे पीछे नहीं रैली कर पा रहा था। उसका कारण सिंपल था कि सबको एक्सपेक्टेशन था कि टैरिफ बहुत रूडली ट्रंप लेकर आएंगे, और ये जो रूडली ट्रंप लेकर आए हैं उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर वर्ल्ड वाइड। और चांदी का इंडस्ट्रियल यूज बहुत बड़ा है और उसी कारण से चांदी ने नेगेटिवली रिएक्ट किया है। और मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिव रिएक्शन है ये बहुत हद तक सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज की वजह से है। चांदी को हेज फंड की जैसे नहीं देखा जाता, गोल्ड को हेज फंड की जैसे देखा जाता है, तो उस वजह से गोल्ड उतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया है जितना सिल्वर ने रिएक्ट किया है। तो अब यहाँ से इनफैक्ट जब आप गोल्ड का जिक्र भी कर रहे थे, मैं दोनों पर ही कमेंट लेना चाहती हूँ। गोल्ड में यहाँ से एक और नया दिन, नई रिकॉर्ड तेजी हमने देखी, तो यहाँ से अब क्या नया आउटलुक है प्राइस वाइज गोल्ड पर और सिल्वर पर? जैसे आपने कहा कि एक डर अब यही हावी हुआ है, यही कंसर्न्स है कि शायद जो यूएस टैरिफ्स के बाद इंडस्ट्रियल डिमांड कम होगी, इसी कारण हमने प्राइसेस प्लंज होते हुए देखें। क्या यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा सिल्वर पर गोइंग फॉरवर्ड? हाँ, मेरे को लगता है कि और 4 से 5% चांदी नीचे आ सकती है, लेकिन जब 4 से 5% नीचे आएगी तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का ये एक माहौल बनेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर से हम देखते हैं, ये टैरिफ का इम्पैक्ट विल नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि इसकी वजह से यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा ऑन कंजम्पशन, और वहाँ पर जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा वो काफ़ी हद तक बढ़ने का चांस है। जैसे कि मुझे ये लगता है कि वापस से 5% के ऊपर इन्फ्लेशन जाने के चांसेस हैं, तो वो इम्पैक्ट बहुत बुरा रहेगा यूएस के ऊपर। तो अपने को आगे ये देखना पड़ेगा कि यूएस किस तरह से इसको रिएक्ट करता है। और जैसे कि आज इंडिया और यूएस के बीच में बायलैटरल ट्रेड की बात चल रही है, चाइना ने अपील की है यूएस को कि बायलैटरल ट्रेड के लिए अपने को बैठना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ट्रेड वार। तो मुझे ये लगता है कि ये इम्पैक्ट्स बहुत जल्दी सेटराइट हो जाएंगे, और चांदी के अंदर 4 से 5% जब मद्दी आएगी उसके बाद में बहुत अच्छी तेजी का स्कोप इन्वेस्टर के लिए मिलेगा। दूसरी चीज, जैसे आपने गोल्ड के लिए बोला है, गोल्ड के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर ये सब लोग ने एक्सपेक्ट किया हुआ था, एक्सपेक्टेशन लाइन के हिसाब से ट्रंप ने अपनी टैरिफ दी है, तो उस वजह से एक बार ऊपर जाकर के रिएक्ट होकर के नीचे आया है। मुझे ये लगता है कि और 1-2% का करेक्शन होने के बाद में ये वापस से तेजी की तरफ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ेगा तो सेफ हेवन की तरह गोल्ड को देखा जाता है और इसके अंदर 100% तेजी आएगी। ठीक है, चलिए शुक्रिया अविनाश जी अपने व्यूज देने के लिए दोनों ही कमोडिटीज पर, और एक सेंस देने के लिए कि क्या मायने हैं डेवलपमेंट्स के और प्राइसेस को आप कैसे देखते हैं। हमारे साथ अखिलेश बने हुए। अखिलेश, पहले तो आप बताइए सिल्वर पर जो पॉइंट्स इनफैक्ट हाईलाइट किया अविनाश जी ने, बिल्कुल वाजिब, कि इंडस्ट्रियल डिमांड घटने का डर, जिसके कारण हमने प्राइसेस पर एक इम्पैक्ट आते हुए देखा है। आपको भी लगता है मौजूदा भाव से भाव नीचे आ सकते हैं चांदी के, और अगर हाँ तो आपकी एंटिसिपेशन क्या है प्राइसेस को लेकर? थैंक यू वेरी मच दीपाली जी। देखिए, थिंग इज दैट कि हम काफी टाइम से देख रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि यस, गोल्ड के कंपेयर में यहाँ पे चांदी कंटिन्यूस बेसिस पे एक अंडर परफॉर्मेंस की जैसे इसने रोल दिखाया है बेस मेटल्स में, बिकॉज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि खासा प्रेशर बिल्डअप है।
और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है, ये चीज एक नोट में है कि सिल्वर इज नॉट लाइक रिजर्व करेंसी। तो ये ओवरऑल मुझे लगा कि एक रीजन रहा। वहीं हम गोल्ड सिल्वर रेशो को भी देखेंगे तो ये काफी हायर साइड पे हो गया था, जो इंडिकेट कर रहा था कि सिल्वर में यहाँ पर कहीं पे भी अगर पैनिक बनता है तो सिल्वर में शार्प एक डिप देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि टेक्निकली अभी भी यहाँ पे थोड़ा इशू रहेगा। स्पेसिफिकली अगर क्लोजिंग रेफरेंस पे बात करें तो स्पॉट के अंदर 33.11 ये क्रूशल एक लेवल रहेगा। अगर इंटरनेशनल प्राइजेस के अंदर ये प्राइजेस अभी होल्ड नहीं करती चांदी, तो यहाँ से एक फर्दर करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं अगर डोमेस्टिक बात करें और पिछले 5-6 महीने का अगर चार्ट्स देखें तो चांदी, जैसे मैंने पिछले शोज में भी कहा था, एक ब्रॉडर रेंज 1,04,000 से लेकर 92-93 रेंज में ट्रेड करा रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो फॉल आया है ये अप टू 92-93 तक एक्सटेंड होना चाहिए। इसमें जो अपर कैप है 97,500 का है। मींस जब तक 97,500 के ऊपर ये प्राइसेस नहीं जाते तो यहाँ पर गुंजाइश है कि भाव यहाँ से 3 से 4 हजार का एक डिप यहाँ पे देखने को मिले। तो फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे कोई भी उछाला मिलता है या करंट भाव में भी आप इसको सेल कर सकते हैं अप टू 9700 तक। 97,500 के होल्ड्स के ऐसे लगाए। ग्रेजुअली भाव इंट्राडे ओनली 9500 से लेकर अगर डीप करेक्शन मिलता है शाम को तो 93 के नीचे भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फॉर शॉर्ट टर्म इट्स अ सेल ऑन राइस कमोडिटी। जी। और गोल्ड पर क्या राय है? आपके नए रिकॉर्ड हाई होने के बाद थोड़ा सा नरम हुआ है, मान के चलें कि थोड़ा यहाँ भी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बड़े इवेंट के पहले ऑलरेडी हमने तेजी रिमर्ज होती हुई देखी थी। अब क्योंकि ये बिहाइंड है, आगे के इम्प्लीकेशंस डेफिनेटली प्ले करेंगे रोल, लेकिन फिलहाल के लिए क्या व्यू है गोल्ड पर? देखिए स्ट्रक्चर अभी भी एस पॉजिटिव बना हुआ है, ऐसा नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, और एज वेल एज जो फंडामेंटल्स भी डेवलप्ड है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई इशू है। यस, थोड़ा बहुत प्राइस एक करेक्शन है क्योंकि इतने प्राइसेस हाई आ गए थे, और बाकी कमोडिटीज या बाकी उनका भी एक पैनिक यहाँ पे या टैरिफ का भी एक जो भी न्यूज आना था तो वो न्यूज भी यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है कि 3100 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा जब तक प्राइजेस इन लेवल्स के ऊपर बने हुए हैं। ये मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ। तो क्लोजिंग बेसिस पे जब तक प्राइजेस ऊपर बने हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बड़ा डीप करेक्शन नहीं आना चाहिए। हाल फिलहाल अगर इंट्राडे के लिए आप देख रहे हैं तो यस, अगेन इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर इंट्राडे ओनली। और यहाँ पर प्राइजेस हम 89,800 से लेकर 500 तक एक बार देख सकते हैं। तो 400-500 पॉइंट्स का डिप है। फिर फर्दर डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। अभी जो बुलिश स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है गोल्ड का। ओके अच्छा, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या रहेगी अखिलेश? यहाँ पर एक गिरावट हमने आते हुए देखी है। अगेन जो ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, एक डर यही है कि जो ग्लोबल ट्रेड टेंशंस हैं वो एस्केलेट होंगी, फ्यूल की डिमांड लिमिट हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबली कर्टेल हो सकती है। इन सब डर के बीच में हमने प्राइसेस 3% तक लुढ़कते हुए देखे। अभी तो इनफैक्ट 4-4.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, ब्रेंट में भी, नायमैक्स में भी और M6 क्रूड पर भी। क्या राय है आपकी कच्चे तेल पर इन स्तरों से? देखिए बिल्कुल टैरिफ को यहाँ पर बिल्कुल न्यूज को बिल्कुल यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि यस, इंट्राडे के लिए 5945 एक क्रूशल रेजिस्टेंस जो पहले था, मतलब बेसिकली एक सपोर्ट था, उसको मार्केट ने ब्रिज किया है, जो काफी टाइम तक सस्टेन कर रहा था। तो मुझे लगता है कि वापस से कंसोलिडेशन फेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और प्राइजेस हमको वापस M6 के अंदर 5750 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि एक रेंज, ब्रॉडर रेंज में क्रूड काम करना चाहिए, विच इज अराउंड 5750 से लेकर 6150। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाए गए हैं उसके अगेंस्ट में चाइना भी यहाँ पे और ये इकोनॉमीज यहाँ पे एक्शन लेगी और कहीं ना कहीं लिक्विडिटी चिप इन करेगी। तो मुझे लगता है कि एक बेस बनाएगा। हाल फिलहाल अगर इंट्राडे की बात करें अगेन, तो यहाँ पर उछाले में बेच के काम करना चाहिए। 5940 तक, 45 तक भी आता है बाजार, तो बेच के काम करें। 5985 का स्टॉप लॉस लगाए। ग्रेजुअली इसमें भी भाव 5750 एक दो सत्र में देखने को मिल सकते हैं। जी। अच्छा, एक रहे आपके पूरे बेस मेटल पैक पर और स्पेशली कॉपर पर फिलहाल कोई टैरिफ नहीं लगे हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो डेफिनेटली बेस मेटल पैक भी इम्पैक्ट होगा, डिमांड कंसर्न्स रहेंगे, और शायद ये वजह है कि कॉपर में वो रिएक्शन मैंने आते हुए भी नहीं देखा। क्या रहा है आपकी कॉपर पर इन स्तरों से? देखिए काफी ऊपर के लेवल से कॉपर में भी हमने एक बिकवाली देखी थी। हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चिप इन नहीं हुआ है, बट यहाँ पे प्राइजेस ने एक बार करेक्शन ले लिया है। मुझे लगता है कि फर्दर डेवलपमेंट्स का यहाँ पे वेट करना चाहिए, और उसके बाद ही यहाँ पे कोई एक्शन लेना चाहिए। हाल फिलहाल के लिए 883 ये एक
एक बैरियर है, टेम्परेरी बैरियर है। बाजार जब तक इन लेवल्स के ऊपर होल्ड नहीं करते, इंट्राडे के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हो सकता है प्राइजेस और 5-7 रुपए करेक्ट हो, बट मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउन साइड देखने को नहीं मिल रही। और 883 के ऊपर प्राइस आते हैं तो मुझे लगता है फिर कॉपर एक बार बेस बनाए और यहाँ से एक फर्दर हमको अपसाइड रैली भी देखने को मिले। तो मेटल्स में डाउन साइड एक लिमिटेड लग रहा है मुझे, एक लिमिटेड है, बट कहीं ना कहीं अपसाइड एक बैरियर या एक न्यूज का वेट होगा। अगर वो लेवल्स ब्रिज होते हैं और कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है तो यहाँ से एक रिलीफ रैली जल्दी मेटल्स पैक के अंदर हमको देखने को मिल सकती है जी। ओके, चलिए, तो ये बातचीत हुई बेस मेटल्स की कॉपर पे। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और कमोडिटीज़ पर करेंगे चर्चा। राइस की खास तौर से बातचीत करेंगे। क्या इम्पैक्ट राइस एक्सपोर्ट्स पर देखने को मिलेगा इन रेसिप्रोकल टैक्सेस के बाद। हमारे साथ कोहिनूर फूड्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गुरनाम अरोरा बने हुए। लेते हैं एक ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब बात करेंगे राइस की। राइस एक्सपोर्ट पर ट्रम्प टैरिफ का कितना असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कोहिनूर फूड्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गुरनाम अरोरा हमारे साथ बने हुए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो दो तरीके से इन टैक्सेस को देखा जा रहा है। एक तरफ तो 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है इंडियन इंपोर्ट्स पर, तो थोड़ी सी चिंता हुई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने रीजनल कॉम्पिटिटर्स को देखें तो उसके मुकाबले एक एज इंडिया को मिलता है, फिर चाहे वो वियतनाम की बात हो, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना ही क्यों ना हो। मतलब तो आप कैसे देखते हैं, पहली बात जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये 26% रेसिप्रोकल टैक्सेस की बात हो या कंपैरिजन हो बाकी कॉम्पिटिटर्स से, क्या मायने हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए इसके? शुक्रिया। सबसे पहले तो यूएसए को ये टैक्स इसलिए नहीं लगाना चाहिए था कि बासमती राइस यूएसए में ग्रो नहीं होती। जनरली ये टैरिफ उस पे लगाते हैं जहाँ पे चीप इंपोर्ट्स आता है और जिस कारण से उनकी डोमेस्टिक मार्केट डिस्टर्ब होती है। हमारा तो ऐसा काम ही नहीं, क्योंकि बासमती तो ग्रो ही पाकिस्तान और इंडिया में होती है और कहीं होती नहीं। एक तो ये कारण हो सकता है, इस चीज को वो वापस ले लें या इस पे कोई दोबारा इसका दोबारा देखें, इसको दे कैन लुक इट इनटू अगेन। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो बासमती राइस है, अगर ये टैरिफ लग भी जाता है तो मेरे को लगता नहीं कोई बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि एवरी अमेरिकन स्पेंड्स नॉट मोर देन 10% ऑन देयर ग्रोसरी। 10% से ज्यादा अमेरिकन ग्रोसरी पे ऊपर खर्च नहीं करता। तो उसमें अगर 1-8% बासमती होता भी है तो सारा साल में एक फैमिली ज्यादा 15 से 20 किलो चावल खाती है। तो अगर मेरे को लगता नहीं इसके टैरिफ लगाने से कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब हो जाएगा। दैट्स माय टेक अवे जी। ओके, अच्छा, अगर हम टोटल एक्सपोर्ट्स देखें गुरनाम जी, FY25 के टिल डेट, तो शायद 198 या 200 लाख टन के आसपास रहे हैं। इसमें से कितना कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के लिए रहा है, और अगर हम कोहिनूर फूड्स की बात करें तो आपके टोटल एक्सपोर्ट्स में अमेरिका का कितना हिस्सा है? वैसे तो अमेरिका और कनाडा मिला के 3 से 4 लाख टन बासमती ले जाते हैं, और हमारी कंपनी का शेयर भी कम से 30 से 40% अमेरिका कनाडा में है। तो इट्स इम्पोर्टेंट मार्केट फॉर अस। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम्स, अगर हम इंडिया से 45 लाख टन एक्सपोर्ट करते हैं राइस, तो उसमें 4 से 5 लाख 10% से ज्यादा अमेरिका कनाडा में नहीं है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा असर मेरे को नजर नहीं आता। ओके, अच्छा, अगर हम ओवरऑल वैसे एक्सपोर्ट्स की सिचुएशन समझें तो किस तरीके की दिखाई दे रही हैं इन जनरल, अगर हम ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स को देखें? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स रिसेंटली ये भी आई थी कि वियतनाम, पाकिस्तान में स्टॉक कम है तो इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, एक्सपोर्ट्स यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड अगले कुछ महीनों में और फर्दर पिकअप होते हुए दिखाई देंगे। तो एग्जैक्टली भी राइस एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है अलग अलग सेगमेंट्स में? इस साल एक्सपोर्ट तो हो रहा है, ठीक है, पिछले साल से भी बेहतर है, लेकिन मार्केटें काफ़ी लोअर साइड पे हैं इस बार।
पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड भी है, इस साल भी बम्पर क्रॉप हुई है। तो इसके बावजूद भी जितनी डिमांड हम एक्सपेक्ट करते थे उतनी डिमांड इस साल नहीं आ पा रही। और दूसरी चीज यह है कि इस साल पहला साल है कि पाकिस्तान की बासमती हमारे से $200-300 महंगी है, हमारी बासमती सस्ती है, लेकिन उनका टोटल 1 मिलियन टन का ही एक्सपोर्ट है, बाकी तो ज्यादा है नहीं। और हमारा यहाँ 4.5 मिलियन टन का एक्सपोर्ट है। तो कोई, हाँ जी, तो ये जो अच्छा, आपने बताया जी 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 कीजिए प्लीज सर बात पूरी। आपने ये बताया कि वियतनाम वगैरह या ये नॉन बासमती की बात है। हमारा भी नॉन बासमती काफी अच्छा एक्सपोर्ट चल रहा है, लेकिन ब्रोकन का जो एक्सपोर्ट बड़ा अच्छा हम चाइना को कर रहे थे, जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, अब दोबारा खोल दिया है। लेकिन इस समय क्या है कि हमारी मार्केट जो है, जो एक कस्टमर हमने बेस बनाया था वो हमने लूज कर दिया है। अब वो पाकिस्तान और वियतनाम से ब्रोकन ले रहे हैं, हमसे नहीं ले रहे। तो मैं तो हमेशा गवर्नमेंट से हमारी यही अपील होती है ट्रेड की, कि किसी चीज को आप बंद मत करें। जब बंद करते हैं तो उससे फिर दोबारा मार्केट गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोबारा एक बार कस्टमर दूसरी जगह चले जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किसी चीज को बैन नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा मिस्टर अरोड़ा, एक क्विक क्वेश्चन आपसे और आखिरी सवाल। जैसे आपने कहा कि टैक्सेस ट्रंप ने लगा तो दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि रीलुक किया जाए इस डिसीजन को। सरकार भी शायद यहाँ पर काम कर रही है, प्लान कर रही है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर हम प्रिसाइसली राइस की बात करें तो? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आई मिस्ड दैट। ओके सर, मतलब जैसे आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 26% रेसिप्रोकल टैक्स तो लगाया है, राइस पर भी लगा है। हो सकता है इस डिसीजन को रीलुक किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए, सरकार इस पर हो सकता है कुछ प्रपोजल रखे, सरकार प्लान कर भी रही है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से विद रिगार्ड्स टू दिस? हम तो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट उनको कहे कि जी जब आपके यहाँ बासमती होती नहीं है तो आप किस चीज से आप कंपेयर कर रहे हैं। और दूसरी चीज है, ये फूड आइटम है, कोई लग्जरी आइटम नहीं है, तो एक कॉमन आदमी का खाना है, तो इसके ऊपर तो आपको थोड़ा रहम करना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ हम भी गवर्नमेंट को यही लिख रहे हैं कि आप मेहरबानी करके उनसे बासमती के लिए अलग विंडो लीजिए जिसमें कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए CNBC आवाज़ पर और इस खबर पर, मुद्दे पर अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। अखिलेश जी, आपका भी शुक्रिया तमाम स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। कमोडिटी कॉल में इसी के साथ इतना ही। ब्रेक के उस पर अब देखिए आवाज़ समाचार। नमस्कार।